महंगाई कितनी कम की, पेट्रोल और गैस कितना मजीद सस्ता किया, बल्कि वजीर आज़म साहब ये बता रहे हैं कि हम डिफॉल्ट से कैसे बच सकते हैं। पूरी कौम को मालूम होना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। मुझे हैरत है ताजिर बिरादरी क्यों आवाज नहीं उठा रही। इमरान खान ने अखबार और मीडिया हाउसेस से मुतालिक कहा कि इन्हें अपना किरदार अदा करते हुए आवाम को आगाह करना चाहिए था। के हवाले से तकरीबन एडमेज है ना, ये फाइनल हो चुका है कि असेंबली डिसॉल्व होगी, पंजाब असेंबली डिसॉल्व होगी और उसके साथ ही केपीके की असेंबली डिसॉल्व की जाएगी। पंजाब असेंबली को डिसॉल्व करने के हवाले इस वजह से पहले है कि जरा देख लिया जाएगा कि इनका प्लान क्या है, ये आइन और कानून चलते हैं कि नहीं चलते हैं। ये इसहाक डार को $6 मिलियन में और टार्जन बना के, सोहराब खान बना के, रुस्तम खान बना के लाए थे। उसने भी हाथ खड़े कर दिया, उसने कहा भाई मेरे पास भी खेड़ नहीं। उसने अपने केसेस माफ करवाने थे, केसेस माफ करवा लिए, एनआरओ इनको मिल गया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त जिस माशी बहरान से गुजर रहा है उसका क्रेडिट किसे देना है? अब ये फैसला अवाम को करना होगा, क्योंकि सिर्फ 7 महीने पहले का पाकिस्तान एक फलता फूलता तरक्की करता हुआ मुल्क था और आज हालात ये हैं कि मुल्क का वजीर आजम अपने वुज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये नहीं बता पा रहा कि उन्होंने इन 7 माह के अंदर क्या पाया, अवाम को कितना रिलीफ दिया या दिया भी है नहीं, महंगाई कितनी कम की, पेट्रोल और गैस कितना मजीद सस्ता किया, बल्कि वजीर आज़म साहब ये बता रहे हैं कि हम डिफॉल्ट से कैसे बच सकते हैं। पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने के आसार कितने कम या कितने ज्यादा हैं। अवाम को गैस नहीं मिल रही तो इसकी जिम्मेदार पिछली हुकूमत है। महंगाई मुकाओ मार्च करके इक़्तिदार में आने के बाद अगर कारकर्दगी परफॉर्मेंस ये है तो फिर इससे साफ जाहिर होता है कि मकसद कभी भी अवाम को रिलीफ देना था ही नहीं। मकसद तो सिर्फ इतना था कि अपने मुकदमात माफ करवाए जाएं, मनपसंद कानून साजी की जाए, नैब को किसी तरह दफन कर दिया जाए, एहतसाब का तो दरवाजा ही बंद कर दिया जाए, खानदान के अफराद को रिलीफ के बाद रिलीफ दिया जाए। और कौम का तो ना पहले कभी सोचा था और ना अब सोचा है कि होगा क्या। खुदा ना ख्वास्ता मुल्क अगर वाकई डिफॉल्ट कर गया, खुदा ना ख्वास्ता, तो जो हम पर हुकूमत कर रहे हैं इनकी पाकिस्तान तो क्या लंदन और दुबई में भी जायदादें, औलादें, घर मौजूद हैं, ये वापस वहीं चले जाएंगे। और वैसे भी ये आते कब है पाकिस्तान और क्या करने के लिए आते हैं? पाकिस्तान सिर्फ हुकूमत करने आते हैं। एनआरओ 2 तो मुकम्मल हो चुके हैं, आपको पता है। बस नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए जो ग्राउंड है ना बाकायदा तैयार किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ ने 2018 में कोई बहुत तरक्की याफ्ता पाकिस्तान छोड़ा था। अच्छा, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब जो मुल्क की दिफा से ज्यादा नून लीग का दिफा करते थे, कैसे दिफा करें नून लीग का, उन्हीं की जुबानी सुनिएगा। तो जी ख्वाजा आसिफ साहब के मुताबिक सैलाब और कुदरती आफत की वजह भी जो पिछली हुकूमत है वो थी और टारगेट ये रखा हुआ है कि जैसे मुल्क की हालात नवाज शरीफ साहब छोड़कर गए थे उस हालत पर बहाल करना है। तो फिर सुनिए, जब नवाज शरीफ साहब ने 2018 में हुकूमत छोड़ी थी तो जीडीपी जो साइज है वो $314 बिलियन था और इमरान खान ने जब कुर्सी छोड़ी थी तो मुल्क का जो जीडीपी साइज है वो $383 बिलियन था। अब आगे सुनते जाइएगा। 2018 में तरसीलाते ज़र $19.6 बिलियन थे और इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के वक्त जो तरसीलाते ज़र हैं वो $31 बिलियन थे। सुनते जाइए, 2018 में एक्सपोर्ट $24.7 बिलियन थी, इमरान खान ने $31 बिलियन पर छोड़ी। 2018 में एक आम पाकिस्तानी की सालाना आमदनी $1,768 थी। इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये आमदनी कोरोना जैसे वबा से निमटने के बावजूद $1,798 रही। 2018 में जो करंट अकाउंट खसारा है 5.8%, जबकि इमरान खान के दौर में 4% ऑफ जीडीपी था। 2018 में गंदम की जो प्रोडक्शन है 25.2 और चावल की 7.4, गन्ने की 83.3 मिलियन एमटी थी, जबकि इमरान खान के दौर में गंदम 27.5, चावल 9.3 और गन्ने की जो प्रोडक्शन है 88.8 मिलियन एमटी पर थी। अब 2018 में बिजली की जो पैदावार है वो 80 बिलियन यूनिट्स, जबकि इमरान खान के दौर में 116 बिलियन यूनिट्स थी। नवाज शरीफ के दौर में बड़े डैमों की तामीर में कोई नाम नहीं, जबकि इमरान खान के दौर में 6 बड़े डैम्स की तामीर पर काम शुरू किया गया। तो अगर कोई आज नवाज शरीफ को हीरो बनाकर पाकिस्तान आने की कोशिश में मसरूफ है तो ये उसकी भूल है। नवाज शरीफ ने जब भी पाकिस्तान छोड़ा कंगाल करके छोड़ा, कंगाल करके। नवाज शरीफ को पाकिस्तान को ठीक करने का मौका 3 बार मिला, 3 बार किस्मत मेहरबान हुई नवाज शरीफ साहब पर, 3 बार, जबकि इमरान खान को सिर्फ 4 साल और इन 4 सालों के अंदर पाक भारत जंग होने के इम्कानात भी थे,
कोरोना जैसा सदी का सबसे बड़ा बुहरान भी आया, मगर इसके बावजूद इमरान खान के इन 4 सालों में पाकिस्तान ने जितनी तरक्की उतनी पहले कभी नहीं की, जिसको इन 7 महीने के अंदर नजर लग गई। और इतनी बुरी नजर लगी कि आज तक मईशत ने ठीक होने का नाम नहीं लिया। इसहाक डार साहब मईशत एक्सपर्ट कि मईशत ठीक कर देंगे, पता नहीं कैसे, कुछ जादू की छड़ी घुमाएंगे और मईशत ठीक कर देंगे। इसहाक डार साहब उन्होंने 2 महीने पहले पाकिस्तान के बाद, आपको याद है कि दावा क्या किया था कि डॉलर जो है 200 से नीचे ऐसे आया, यूं आया और महंगाई भी कम होगी, आ गया नीचे। जरा सुनिएगा क्या कहते थे। अच्छा, आज इस दावे को 60 से ज्यादा दिन गुजर चुके हैं और इसहाक डार साहब अपने दावे से भी पीछे हट चुके हैं। आज पाकिस्तान के अखबारात में इस किस्म की खबरें शाया हो रही हैं कि जी बैरूने मुल्क जाने वालों में 3 गुना इजाफा, बाहर जाने वालों में 7.5 लाख अफराद में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और IT माहिरीन शामिल हैं। और गैर यकीनी मुआशी जो और सियासी जो सूरत हाल है, महंगाई, बेरोजगारी दियारे गैर जाने की सबसे बड़ी वजह करार ये हाल कर दी है इन लोगों ने सिर्फ 7 महीने के अंदर। पाकिस्तान का जो महंगाई मुकाओ मार्च करके ये तहरीके अदम एतमाद लेकर आए थे, महंगाई मुकानी थी, क्या कर दिया उन्होंने। और वजीर इत्तलात क्या फरमाती हैं और कितने कॉन्फिडेंस के साथ फरमाती हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। ये है स्पेशल टास्क जो इस हुकूमत के वज़रा को मिला हुआ है कि कोई पूछे मुल्क की माशी हालत क्या है, जवाब आता है इमरान खान ने अपनी घड़ी बेच दी। अवाम कैसे जी रही है, कैसे मर रही है, जवाब होता है तोशा खाने की घड़ी बेच दी। सन्नत, तिजारत, कारोबार, बेरोजगारी, सैलाब मुतासरीन, बिजली गैस दबाने के बहरान, इन सब से हुकूमत का तो जैसे कोई सरोकार ही नहीं है। बस इमरान खान की घड़ी के पीछे सबको लगा के रखो जी। इमरान खान ने घड़ी बेच दी, इसको बेच दी, उसको बेच दी, कैसे बेच दी। और इमरान खान ने एक बार फिर इनको जवाब दे दिया और साथ ही इंपोर्टेड और इसको सपोर्ट करने वाले मीडिया को भी आईना दिखाया। पहले जरा कप्तान का घड़ी से मुतालिक बयान सुने और फिर एदाद शुमार भी। तो इमरान खान साहब ने आज भी ये वाजे कर दिया है कि आज से पहले कभी भी मुल्क के इतने बुरे माशी हालात नहीं थे। कौम के इल्म में होना चाहिए कि हम किस समत में जा रहे हैं। लाहौर में इमरान खान साहब ने माशी टीम के जो हंगामी इजलास से खिताब के दौरान ये कहा कि अदलिया का एक अहम किरदार है, उन्हें अपने मुल्क की सूरत हाल पे तवज्जो देनी चाहिए। मुल्क तेजी से नीचे जा रहा है, इसका असर तमाम इदारों पे पड़ेगा। अगर हालात ना संभालेंगे तो मजीद खराब हो सकते हैं। आज सिर्फ कौम नहीं, इदारों से भी मुखातिब हूँ। पूरी कौम को मालूम होना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। मुझे हैरत है ताजिर बिरादरी क्यों आवाज नहीं उठा रही, ताजिर और सनतकार क्यों खामोश हैं। इमरान खान ने अखबार और मीडिया हाउसेस से मुतालिक कहा कि इन्हें अपना किरदार अदा करते हुए अवाम को आगाह करना चाहिए था कि हम खतरे के किस किनारे पे खड़े हैं। अफसोस कि वो इस अवाम को आगाह नहीं कर रहे हैं। आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर हुकूमतों की जानिब से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी हुकूमत के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए गए हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने यह कहा कि जी हमारे जो फाइल हैं बार बार कहने के बावजूद मसाइल हल नहीं किए जा रहे हैं। 1.3 ट्रिलियन का बजट इस बार खैबर पख्तूनख्वा में दिया गया। विफाक से कह रहे हैं कि हमें हमारा फंड दें, ये हमारा हक है, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे। और NHP के जो 61 बिलियन विफाक पर बकाया जात हैं और 189 बिलियन के हमारे कुल मिलाकर विफाक पर बकाया जात हैं। अच्छा, वज़ीर आला KP के बोले कि क्या खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। मजीद उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिएगा। अच्छा जी, सूबाई वज़रा की मुश्तरका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने भी विफाक के खिलाफ शिकायत अवाम के सामने रख दी हैं। उन्होंने कहा है कि जी हमारा ब्लॉक एलोकेशन 18 अरब का था, हमारी हुकूमत का पोर्टफोलियो जो 48 अरब तक गया और गिलगित बल्तिस्तान का बजट 40 अरब से 25 अरब कर दिया गया। तारीख में ऐसी दुश्मनी इस खित्ते के साथ नहीं हुई है। जो भी सियासी हुकूमत आई उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान से ऐसी दुश्मनी नहीं की है। इस हुकूमत ने आते ही हमारा तरक्याती जो बजट है वो काट दिया। आज 6 महीने हो गए हैं और ADB के 2 अरब 80 करोड़ रुपए दिए गए हैं। हम हर साल कुदरती आफत का सामना कर रहे हैं। 2 अरब में हम कैसे सूबा चलाएं। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर समेत पंजाब और KP के हुकूमतें विफाक की जानिब से फंड्स की अदम अदायगी की वजह से शदीद गमो गुस्से का इजहार कर रही हैं, क्योंकि विफाकी हुकूमत सूबों और रियासतों को इनका हक अदा नहीं कर रही है और मुखालिफ सियासत उसकी हुकूमत होने की वजह से यहाँ के जो अवाम है इस सियासी इंतकाम का निशाना बन रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के साथ हुआ था, वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर की जानिब से, आपको याद होगा कि एक तकरीब में जब एहतजाज भी फिर किया गया और अगले ही दिन क्या हुआ कि उनके जो शॉपिंग मॉल है उसको बाकायदा बंद कर दिया गया। और क्यों बंद कर दिया गया ये चीज़ भी आपके सामने आ रही है। अब आज गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, पंजाब और जो KPK की हुकूमतें हैं वो एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मजबूर हो गई हैं। क्या वज़ीर आज़म साहब अब पूरा पाकिस्तान अब बंद कर देंगे? क्या हुकूमत की जो मुखालिफ सियासी जमातें उनकी हुकूमत होने की वजह से इन सूबों के अवाम इसका खुमियाजा भुगतेंगे? विफाकी हुकूमत अवाम को
इंतकामी सियासत का निशाना आखिर क्यों बना रही है? अवाम से क्या आपकी दुश्मनी है? विफाकी हुकूमत और इसकी इत्तेहादी जमातों की जानिब से अवाम से इंतकाम सिर्फ फंड्स की अदम अदायगी की वजह से ही नहीं हो रहे, बल्कि नौबत तो अस्पतालों में सिसकते, बिलखते और धक्के खाते मरीजों और इनके लवाहिकीन तक पहुंच गई है। चंद महीने पहले आपको याद होगा, मरियम नवाज से मंसूब एक मुबैना ऑडियो लीक में मरियम नवाज को कहते हुए सुना गया था, याद करें जरा, कि जी इमरान खान के पास सेहत कार्ड के अलावा अब कुछ नहीं रहा है। आपको याद आया? मगर एक हालिया दिलखराश वाक़ये ने शायद उनकी बात की तस्दीक कर दी है। पहले जरा वो मुबैना ऑडियो सुन लेते हैं, फिर स्टोरी पर आते हैं। जी, तो मरियम नवाज साहिबा समझती हैं कि इमरान खान के पास सेहत कार्ड के अलावा कुछ नहीं है, मगर इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने तो जैसे सेहत की जो सहूलियात हैं वो भी अवाम से छीन ली हैं। और गुज़िश्ता रोज़ कराची के सरकारी अस्पताल में एक माँ का बच्चा तड़प तड़प कर मर गया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इस वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे की माँ डॉक्टर्स और जो अस्पताल का अमला है उससे कह रही है कि मैं 3 दिन से कह रही हूँ कि बच्चे को सांस नहीं आ रहा, ऑक्सीजन लगा दें। मजबूर माँ ने हाथ जोड़कर कहा कि अपने बच्चों को यहाँ ना लेकर आएं। गरीब, बेबस और लाचार माँ का कहना था कि अगर इमरान खान का हेल्थ कार्ड हमारे पास भी होता तो शायद मेरा बच्चा जिंदा होता। अब ऐसे दिलखराश वाक़यात मुझे और आपको तो आप दीदा करते हैं, मगर हुक्मरान तो इस सेहत कार्ड को सियासी कार्ड की तरह समझते हैं और कहते हैं कि जी इमरान खान के पास जो सेहत कार्ड है उसके अलावा कुछ बचा ही नहीं है। अब देखिए किस तरह ये माँ अपने बच्चे का दुखड़ा सुना रही है, अपना दुख बता रही है और इस सेहत कार्ड की कमी को किस शिद्दत के साथ महसूस कर रही है जिस पर ये हुक्मरान सियासत करते हैं। ये हमारा सेगमेंट है, ज़रा देखिएगा। आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे फयाजुल हुसैन चौहान साहब। वेलकम बैक नाजरीन। मौजूदा सियासी सूरत हाल पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, PTI के सीनियर रहनुमा फयाजुल हुसैन चौहान साहब। बहुत शुक्रिया चौहान साहब वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया कि असम्बलियां दिसंबर में ही तहरील होंगी, तो क्या फिर आगे की हिकमत अमली है खान साहब की, आपकी पार्टी की, क्या किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात के होने का इंतजार किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुज़ाकरात तो सदर आरिफ अलवी साहब के जरिए से चल ही रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे कंसल्टेशन तमाम डिस्ट्रिक्ट के जो MPs MNAs हैं उन्हें बुला के उनसे जनाब पूरी मशवरा भी हो रहा है, उनको एतमाद में भी लिया जा रहा है। आज रावलपिंडी का था, हम सारे दोस्त हैं और बुनियादी मशवरा कंप्लीट हो रहा है। और दूसरा ये है कि इस दिसंबर के हवाले से तकरीबन एंड में जो है ये फाइनल हो चुका है कि असम्बलियां डिसॉल्व होगी और पहले पंजाब असेंबली डिसॉल्व होगी और फिर साथ ही है वो कुछ देर बाद KPK की असेंबली डिसॉल्व की जाएगी। पंजाब असेंबली को डिसॉल्व करने के हवाले इस वजह से पहले है कि जरा देख लिया जाएगा कि इनका प्लान क्या है, ये आईन और कानून के मुताबिक चलते हैं कि नहीं चलते हैं, और उसके मुताबिक फिर KPK की असेंबली को भी डिसॉल्व किया जाएगा और कौमी असेंबली के भी सारे MNAs फिजिकली जाके असेंबली में अपना रिजाइन करवाने के हवाले से प्रेशराइज और हड़ताल भी करेंगे और पूरी पाकिस्तान की कौम और पब्लिक के सामने और मीडिया के सामने इनका चेहरा बेनकाब किस तरीके से कौमी असेंबली भी इल्लीगली गैर कानूनी तौर पे चल रही है और आईनी तौर पे चल रही है, तो भी यहाँ एक्सपोज करेंगे। ठीक है। अच्छा चौहान साहब, ये एक बात ये जो सामने आ रही है कि जी आपकी पार्टी में जो 2 तरह की राय है असेंबलियां तहलील करने के हवाले से, और इस बात का फ़ायदा हुकूमत शायद उठा रही है, क्योंकि हुकूमत तो कहती है कि असम्बलियाँ तहलील नहीं होंगी और हुकूमत चाहती भी यही है कि असम्बलियाँ तहलील ना हो ताकि उन्हें मजीद वक्त मिल जाए। देखिए, आरा तो मुख्तलिफ होती है, लेकिन अल्टीमेट जो वो चेयरमैन साहब तो होना है, इमरान खान साहब तो होना है। इमरान खान साहब जो है वो मशवरा करने के तय कर देंगे कि असम्बलियाँ डिसॉल्व करनी है। चौधरी परवेज लाई साहब भी और महमूद खान उसकी पॉलिसी के मुताबिक असम्बली मूव कर देंगे, तो कोई कसूर पेश नहीं होगी। अभी तो एक प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस के दौरान अगर तो बंदे के पुत्र बन ये इम्पोर्टेड हुकूमत तो शायद इनको कोई अकल आ जाए। मैं आज से 2 दिन पहले भी मैंने एक एग्जाम्पल, आप तसल्ली से आपने मेरी ये बात सुनी है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ में कि आप एक इतना बहरी जहाज है, वो जा रहा है जनाब अपने सफर पे, ऐन समुद्र के दरमियान जाके वो जहाज डूबना शुरू हो जाता है। तो बहरी जहाज कैप्टन है ना, मल्लाह,
वो जिद लगाता है कि यार मैंने ही इस जहाज को साहिल तक लेके जाना है, लेकिन वो जो लोग सवार है ना उसमें किश्ती में, वो उसको कहते हैं भाई तेरे से ये जहाज सही तरीके से नहीं चल रहा, जहाज तेरी जनाब जिसे कहते हैं ना कि नाअहली और नकम्मेपन की वजह से डूब रहा है, तो इस तरह करके इसी जहाज के अंदर एक दूसरा एक अच्छा और एक जनाब मल्लाह मौजूद है जो बड़ा एक्सपर्ट है, वो हम सबको बचा के जो है वो साहिल तक जहाज। लेकिन वो जिद लगाता है नहीं जनाब, वो अभी 15-20 मील दूर जनाब साहिल है, मैं ही लेके जाऊंगा। लेकिन उसको इससे कोई गर्ज नहीं कि भाई जहाज डूब रहा है, जहाज के अंदर जितने लोग सवार हैं वो सारे डूब रहे हैं। एग्जैक्टली पाकिस्तान की ये पोजीशन है। पाकिस्तान एक जहाज है, 22 करोड़ पाकिस्तानी इसमें सवार है, उसकी कप्तानी जो है वो शहबाज शरीफ के हाथ में है। शहबाज शरीफ और इम्पोर्टेड हुकूमत उसको चला नहीं पा रहे, उसको जनाब डिमोरलाइज कर दिया है, दिवालिया कर दिया है, इकोनॉमी का सत्यानाश फेर दिया है। लोग उसको कह रहे हैं भाई तू कप्तानी छोड़ दे, कप्तान मौजूद है, वो अच्छे तरीके से हमें जनाब साहिल तक पहुंचा देगा। उसने जिद लगाई हुई है कि जनाब नहीं, मैंने ही ये जहाज चलाना है। अब आप बताएं इसका क्या लाभ है? 22 करोड़ पाकिस्तानी डूब गए जनाब, डूब जाए। इस वक्त इमरान खान साहब सिर्फ पाकिस्तान की मोहब्बत में ये कह रहे हैं कि भाई इनके बस की बात नहीं है। आप यकीन जानो फिजा एलसी नहीं खुल रही, आपकी जनाब का बेड़ा गर्क हुआ है। 6 अरब डॉलर तक आपके जनाब जरे बादला के जखायर है, जिनमें से 3 अरब चाइना के हैं, 3 अरब जनाब आपके सऊदी अरब के हैं। और पाकिस्तान की इकोनॉमी का आलम यह है, आज फैसलाबाद से फोन आया, मैंने कोई सॉक्स के हवाले से ऑर्डर दिया हुआ था अपने फैमिली के लिए, तो मुझे वहां से फोन आया कि भाईजान बड़ी बड़ी कंपनियां सारी बंद हो गई है। फैसलाबाद के अंदर तमाम मिलें, तमाम वो जनाब कॉटन के जनाब कारोबार करने वाली, सॉक्स बनाने वाली, बुनियादें बनाने वाली और इस तरह की कॉटन जनाब वो चमड़े की जनाब का कारोबार करने वाली, जैकेट बनाने वाली, सारी के सारे कारोबार बंद हो गए। रॉ माल जो बाहर से आना होता है के लिए ना तो आपके पास बादला है, ना एलसी खुल रही है, ना डॉलर है। पाकिस्तान दवाई के थाने पे पहुंचा दिया है इस 13 लीडरों ने और इस रिपोर्टेड हुकूमत ने। इमरान खान क्या बचा लो, ये बचाने को तैयार नहीं है। चौहान साहब मेरे साथ मौजूद है, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। फैजुल हसन चौहान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आपकी तरफ आना चाहूंगी चौहान साहब। अच्छा, ये जो विफाकी हुकूमत ने अब इमरान खान साहब के बुक्स में कह लें चौहान साहब, जो सूबों के साथ ये बाकायदा इंतकाम लेने की सियासत शुरू कर दी है और ये जो सूबाई हुकूमतों के फंड्स रोक लिए हैं, ये अवाम के साथ दुश्मनी नहीं तो फिर किसके साथ दुश्मनी है? मतलब अगर आपको एक बंदे से इतना बुग्ज हो गया कि आप सिर्फ उनको नीचा दिखाने के लिए, तकलीफ देने के लिए आप अवाम से इस तरह की हरकत करना शुरू हो गए हैं, तो फिर ये अवाम के साथ दुश्मनी नहीं तो किसके साथ दुश्मनी है? फिर कहने को ये जमहूरी लोग हैं, ये जमहूर के लिए आते हैं, इनको बड़ी फिक्र है पाकिस्तान की अवाम की। बुनियादी तौर पर फिजा ये नैरो माइंडेड लोग हैं और आले शरीफ तो खुसूसन, आले शरीफ तो इतने कमजर्व और इतने घटिया और इतने नैरो माइंडेड है। आप यकीन जाने, आप देखें कोरोना का जब सारा क्राइसिस आया, कोरोना के क्राइसिस में सबसे ज्यादा वफाक से फंड सिंध को मिले थे। उस वक्त कुछ लोगों ने कहा खान साहब को कि सिंध के अंदर तो हमारी हुकूमत नहीं है। खान साहब ने कहा सिंध के अंदर हमारे पाकिस्तानी तो बसते हैं ना, सिंध की आवाम तो पाकिस्तानी है ना। सबसे ज्यादा फंड एहसास प्रोग्राम के सिंध को दिए गए, सबसे ज्यादा कोरोना का फंड सिंध को दिया गया। किसी किस्म का कोई पाश वहां नहीं रखा गया। एक स्टाइल ऑफ रूलिंग था इमरान खान साहब का, पीटीआई का। एक इनका है कि इन्होंने बुग़्ज़ इमरान खान में और बुग़्ज़ पीटीआई में केपीके का जनाब 140-50 अरब रुपए के करीब जनाब इन्होंने रोका हुआ है। पंजाब का इन्होंने तकरीबन 200 अरब के राउंड अबाउट, पूरे 200 अरब 180 अरब के राउंड अबाउट इन्होंने वो रोका हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान का इन्होंने जनाब तरक्याती बजट भी और एडमिनिस्ट्रेटिव फंड भी रोक दिया। कश्मीर का इन्होंने जनाब सारा फंड रोका हुआ है। ये है आपके कमजोर और नैरो माइंडेड प्राइम मिनिस्टर चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ का और उसकी 13 लीडरों की जमात का इंपोर्टेड हुकूमत का एटीट्यूड। इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट यह है कि पाकिस्तान वफाक और सूबों और रियासतों के दरमियान पोलराइजेशन क्रिएट हो रही है, जिसका अल्टीमेटली पाकिस्तान के वफाक नहीं है। ठीक है। अच्छा चौहान साहब, खान साहब का तो 1 पॉइंट एजेंडा है आम इंतखाबात, और अगर हुकूमत एक अबलसवत इंतखाबात पे बात नहीं करती है,
क्योंकि हुकूमती जो रहनुमा उनके बयान से तो ये लगता है कि मतलब ये हुकूमत इलेक्शन से फरार चाहती है, मजीद वक्त चाहती है। फिर आपका जो पार्टी का स्टैंड से क्या होगा, आपका मौकिफ क्या होगा, कोई और ऑप्शंस हैं जहन में जिस पर हुकूमत से बात की जा सके? देखिए, इमरान खान साहब कप्तान है और कप्तान के हवाले से अक्सर कहता हूँ क्या एक बहाना, परिंदों की दुनिया का दर शहूर है कि शाही बनाता नहीं आशियाना। इमरान खान साहब अगर तो इसमें ये आइन बरखलाफ रवैया रखेंगे, आइन तो कहता है कि असम्बली तहलील होने के 3 महीने के इंतखाबात हो जाने चाहिए। अगर ये 3 महीने के अंदर इंतखाबात करते, पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन, पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान की जुडिशरी और पाकिस्तान की हुकूमत को अपना दे नहीं, तो फिर बाप भी इधर है, खान साहब भी इधर है, पीटीआई के कारकुनान भी इधर है। फिर उसके बाद जो दमादम मस्क के अंदर होगी उसमें हमारे पे उंगली नहीं उठा सकेगा कि हमने आइन तोड़ा, हमने कानून तोड़ा, हमने लॉलेसनेस क्रिएट की। फिर कम से कम आवाम की तरफ से भी, मीडिया की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी और हुकूमती पार्टियों की तरफ से भी हमारे ऊपर कोई ऐसा इल्जाम या दुश्मन इंशाल्लाह फिर नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा चौहान साहब, एक और बात, ये वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं कि जी मौजूदा जो हुकूमत है अपनी सियासत को दांव पर लगाकर रियासत को बचा रही है। अब कौन सा इनका एक ऐसा मंसूबा आप बता दें या कौन सा इनका कोई ऐसा इकदाम बता दें जिसको एक वाकई कहा जा सके कि इस हुकूमत ने रियासत पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए किया हो। ये जो हुकूमती रहनुमाओं के केसेस जरूर खत्म हो रहे हैं, तो ये काम आपकी नजर में क्या रियासत को बचाने का लगता है, या ये कौन सा काम बताना चाह रहे हैं जो रियासत को बचा रहे हैं? देखिए, रियासत का नाम है आले शरीफ, जमहूरियत का नाम है आले जरदारी, पार्लिमानी सिस्टम का नाम है आले, इन्होंने इन आइन का नाम है असद यार वली और कानून का नाम है एनपीआर। जब ये कहते हैं ना हम आइन की, कानून, जमहूरियत की, रियासत की बका की जंग लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है ये आले शरीफ की जंग लड़ रहे हैं, की जंग लड़ रहे हैं, आले मौलाना फजल रहमान की जंग लड़ रहे हैं, अपनी जंग लड़ रहे हैं। वरना रियासत की जंग का मैं आपके साथ कर देता हूँ। जीडीपी ग्रोथ हम छोड़ के गए, ये 2% पे, हम 4.6 के ऊपर एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट लेके गए हैं, ये 2% से नीचे ले आए हैं। हम 10.6 पे जो है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ गए हैं, ये 6% से भी नीचे ले आए हैं। हम $32 अरब के एक्सपोर्ट लेवल लेके गए हैं, ये 25 अरब ले आए हैं। हम $31 अरब की फॉरेन रेमिटेंस लेके छोड़ के गए थे, इनको तो मैं समझता हूँ शायद 25 से भी नीचे फॉरेन रेमिटेंस का सामना करना पड़ रहा है। हाँ। इनसे माइक्रो और मैक्रो लेवल के हर इंडिकेटर को हम पॉजिटिव, इफेक्टिव और पिछले 20 साल से लेकर 10 साल की तारीख का बेहतरीन फिगर छोड़ के गए थे। इन्होंने सारे माइक्रो और मैक्रो लेवल के इंडिकेटर कर दिया रियासत मईशत के, तो ये क्या कर रहे हैं आप बताएं? जी, मैंने पहले सेगमेंट में काफी डिटेल से ये बताया है, कंपैरिजन भी बताया है कि आप लोग क्या छोड़कर गए थे, और ये जो बताते हैं कि जब नवाज शरीफ साहब गए थे तो पता नहीं क्या कुछ छोड़कर गए थे। जब आप लोगों की हुकूमत आई थी तो हमने सारे जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो आवाम के साथ शेयर किए हैं पहले सेगमेंट में। तो चौहान साहब, जो इसहाक डार साहब, आखिर में जानना चाहूंगी, 1 मिनट है, इनको बड़ा चैंपियन समझा जाता था मैशत का कि आएंगे और पता नहीं क्या कर देंगे, खुद दावे कर रहे थे कि 200 से नीचे डॉलर आ जाएगा, महंगाई ऐसे काबू में आ जाएगी, तो अब तो कुछ भी नहीं कर सके। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतराए खून निकला। पंजाबी में इसको कहते हैं खोदा पहाड़ निकला, वो भी मरे आया थे प्लास्टिक का। ये इसहाक डार को $6 मिलियन में और टार्जन बना के, सोहराब खान बना के, रुस्तम खान बना के लाए थे। उसने भी हाथ खड़े कर दिया, उसने कहा भाई जी मेरे पास भी खेड़ नहीं। उसने अपने केसेस माफ करवाने थे, केसेस माफ करवा लिए। एनआरओ इनको मिल गया, एनआरओ के तहत बेगम सफदर बाहर चली गई, एनआरओ के तहत इसहाक डार अंदर आ गया, एनआरओ के तहत सलमान शहबाज बाहर से अंदर आ गया। सारे आ रहे हैं और सियासी वॉशिंग मशीन के अंदर धुल के पाक साफ होके सियासी वली, सियासी दोस्त, सियासी कुतब, सियासी कलंदर और सियासी मलंग बन के जनाब ये गली बन के निकल रहे हैं। बस यही कुछ हो रहा है इस मुल्क में पिछले 8 महीनों से। आवाम जाए भाड़ में, आवाम जाए तेल लेने, बस। बहुत शुक्रिया चौहान साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। पता है सबसे बड़ा जो मुकाबला है फीफा वर्ल्ड कप जारी है और इस हवाले से हमारी टीम ने सेगमेंट तैयार किया, ये चीज़ देखिएगा। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल की जिंदगी ने वफा की। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान। और आखिर में जिस तरह बॉल नंबर 1 है, इसका एड भी नंबर 1 आ गया। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं।
हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हम आइन के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात है। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हम आइन के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।